हेलो स्टूडेंट, मैं करण वर्मा आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइज़, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एसएसटी। और ये जो बुक है आपकी, ये लोकतंत्र राजनीति है और इसी का फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ, सत्ता की साझेदारी। तो आज हम देखने वाले हैं सत्ता की साझेदारी क्या होती है और किस प्रकार सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है। साथ ही साथ हम श्रीलंका और बेल्जियम के कुछ उदाहरण देखेंगे कि वहाँ पर किस तरीके से राजनीतिक या कहें सामाजिक तौर पर जो समाज है वो बटा हुआ है अलग अलग भाषीय जातीय क्षेत्रों में। तो उन्हीं उदाहरणों के चलते हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बताऊं कि सत्ता की साझेदारी से आप समझते क्या हैं। तो देखो, जो सरकार होती है, जो शासन व्यवस्था होती है किसी भी देश की, जो सरकार चलाते हैं, जिनके हाथ में सत्ता होती है, उसमें उस सरकार चलाने वाले समूह में किसकी कितनी भागीदारी है, समाज के हर एक सदस्य या कहें हर एक वर्ग या समूह की समान भागीदारी है, तो वो सत्ता की साझेदारी कहलाती है। अगर किसी भी देश में वहाँ पर अलग अलग भाषा जाति के लोग रहते हैं, तो अगर वहाँ पर वो सारे उस सत्ता में भागीदार करते हैं, भागीदारी बनते हैं, तो वो क्या कहलाती है? सत्ता की साझेदारी कहलाती है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बताया मीनिंग। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, उससे जानेंगे और काफ़ी बेहतर तरीके से। तो बात करें कि बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण की, तो कई बार एक क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन के माध्यम से ही चलाता रहूँगा, क्योंकि मैंने पैटर्न ही इस टाइप का बनाया है। मैंने पैटर्न इस टाइप का बनाया है कि आपको चैप्टर भी समझ आ जाएगा और क्वेश्चंस भी आप क्या करोगे, समझते जाओगे। तो पहले हम बात करते हैं बेल्जियम में जो जातीय बनावट है वो कैसा है, तो उसका वर्णन कीजिए। तो आपको पहले मैं बता दूं, जैसे आपकी बुक में है, तो देखो बेल्जियम काफ़ी छोटा है, क्षेत्र है, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ से थोड़ी अधिक जनसंख्या क्या करती है, वास करती है। और यहाँ पर एक बात और कि यहाँ पर जो समूह जो लोग रहते हैं वो अलग अलग भाषा वाले लोग रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि इनके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के लोगों का क्या होता है, निवास यहाँ पर है। जैसे देखा जाए तो यहाँ पर जो देश की कुल आबादी जो 59% है, मतलब कि 59% जो फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं, ब्राज़ील के, बेल्जियम के, वो क्या करते हैं, डच बोलते हैं। कितने? 59% जो लोग हैं वो क्या करते हैं, फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और डच बोलते हैं। और 40% लोग क्या करते हैं, वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और वो फ्रेंच बोलते हैं। और 1% लोग ही जर्मनी बोलते हैं वहाँ पर। और एक और यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, एक इसकी ब्रुसेल्स राजधानी है ना, पढ़ा होगा आपने। वो उसमें क्या है, 80% क्या है, फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते हैं। तो उसकी राजधानी में क्या है, फ्रेंच के जो लोग हैं ना उनका दबदबा है। और वहाँ पर डच 20% ही बोलते हैं। और फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यक है, परंतु समृद्धशाली और शक्ति डच क्या है यहाँ पर, शक्तिशाली और समृद्धशील है। समृद्धशाली और शक्तिशाली हैं। मतलब समृद्धशील मतलब कि उनके पास काफ़ी पैसा है, धन दौलत है। किसके पास? जो फ्रेंच भाषा वाले हैं उनके पास। तो जो फ्रेंच वाले हैं वो अधिक समृद्ध और शक्तिशाली हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा इसके मैप में देखते हैं। इधर ये रहा बेल्जियम का मैप। तो यहाँ पर आप देखें तो ये जो आपको दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन, यहाँ पर क्या है, डच वाले लोग रहते हैं और इधर क्या करते हैं, फ्रेंच वाले रहते हैं रेड में। और ये जो है इधर वाला, इस पे 1% जर्मन रहते हैं। तो इस प्रकार से जो बेल्जियम का पूरा क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र, और इस प्रकार इस तरीके से जो जनसंख्या है वो क्या हुई है, बटी हुई है। तो ये आप कब लिखोगे, जब आपसे पूछा जाएगा कि बेल्जियम की जातीय बनावट की व्याख्या करें या उसका वर्णन करें, तब आपको लिखा जाएगा। इसी प्रकार से हम आते हैं और हाँ, यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जातीय संघर्ष इसलिए है बेल्जियम में, क्योंकि जो फ्रेंच भाषी वाले लोग अल्पसंख्यक होने के बावजूद वो क्या है, अधिक मजबूत और शक्तिशाली हैं, उनके पास पैसा अधिक है। तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ पर रौब जताते हैं। और जो इससे जो डच लोग हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी नाराज़गी व्यक्त करते हैं, काफ़ी नाराज़ हैं। तो ये वहाँ पर चलता है। अब आते हैं श्रीलंका पर। तो श्रीलंका में देखा जाए तो श्रीलंका में सिल्लियों की जो संख्या है, वहाँ के जो मूल निवासी हैं सिल्ली, वो 74% हैं। और तमिल जो हैं वो 18% हैं। ईसाई 6% है। और अन्य जो समुदाय हैं वो 1% है। और तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में रहते हैं। अब इधर आप देख सकते हैं कि जो तमिल है वो इधर उत्तर में और इधर पूर्वी साइड में रहते हैं, थोड़े बहुत इधर भी हैं।
और इधर हम देखें तो इसमें मुसलमान वगैरह ये सारे लोग क्या हैं, समुदाय यहाँ पर रहते हैं। तो श्रीलंकाई तमिल भी हैं यहाँ पर कुछ जो यहाँ पर रहते हैं, जैसे इधर इधर डॉट डॉट दे रखा है ना, तो इस तरीके से। अब यहाँ पर जो तमिल कैसे बसे इसकी भी एक कहानी है। आप पता होगा कि जब ब्रिटिश हमारे यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर क्या था, श्रीलंका में चाय के बागान होते थे, तो वहाँ पर मजदूर मतलब होते ना लेबर ले जाने के लिए, तो वो क्या करते थे ब्रिटिश कि भाई इंडिया से भारत से क्या करा, तमिलों को ले जाकर श्रीलंका में बसाया। कहाँ पर? श्रीलंका में बसाया। अब जब श्रीलंका में तमिल यहाँ से जा जाके बसने लगे काम करने के लिए लेबर के तौर पर, क्योंकि ब्रिटिश को चाहिए था, वहाँ पे बागान वगैरह थे, बागानों में काम करने के लिए, और श्रीलंका में जनसंख्या कम थी, तो तमिल क्या हुए यहाँ पर जाते गए, ब्रिटिश के द्वारा ले जाए गए। अब वो क्या हो गए, वहीं पे रहने लगे। अब यहाँ से जो वहाँ के मूल निवासी थे सिन्ली, उनको क्या हुई, नाराज़गी हुई कि भाई तमिल जो है, जब 1948 में क्या होता है, जब श्रीलंका आज़ाद होता है, तो उसके बाद से क्या होता है, यहाँ पर संघर्ष शुरू हो जाता है कि तमिल कहते हैं कि हमें अधिक क्षेत्र दिया जाए या फिर हमें स्वायत्ता दी जाए, हमें अधिकार दिए जाए। सिन्ली कहते हैं कि नहीं भाई, तुम्हें क्यों दिया जाए, क्योंकि मूल निवासी तो हम हैं, मतलब पीढ़ियों से वंशज से हम रहते आ रहे हैं, आप तो ना रहते आ रहे हो, तो सारे अधिकार श्रीलंका पर हमारे होने चाहिए। तो इस प्रकार इनके बीच में सत्ता को लेकर, अधिकारों को लेकर संघर्ष चलता रहता है। अधिकतर जो सिन्ली हैं वो क्या करते हैं, बौद्ध बोलते हैं। तो तमिल भाषियों में हिंदी मुस्लिम सम्मिलित है, और जो तमिल भाषा जो तमिल के लोग हैं वो अधिकतर हिंदी मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम भी वहाँ पर बसे हुए हैं, किसमें, तमिलों में। तो ये था। अब देखिए श्रीलंका में बहुसंख्यक बाद का वर्णन कीजिए और उसके परिणाम क्या हुए। अब क्या होता है कि सिन्ली, अभी मैंने बताया जो सिन्ली लोग होते हैं वो क्या करते हैं, तमिलों को दबाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आप भारत से आकर यहाँ पर बसे हैं, आप श्रीलंका के मूल निवासी नहीं हो। सिन्ली लोग कहते हैं कि आप श्रीलंका के मूल निवासी नहीं हो, तमिलों से कहते हैं, तो आपका इस पर अधिकार नहीं होगा। तो सिन्ली लोग क्या करते हैं, अपने लिए कुछ अलग प्रावधान करते हैं वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में। वो हम एक बार पढ़ते हैं, वो देखो क्या क्या थे। 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका के बहुसंख्यक सिन्ली समुदाय ने अपनी बहुसंख्यक के आधार पर शासन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न किया, और इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित कदम उठाए। उन्होंने क्या करा, जो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था थी, जो शासन व्यवस्था थी, श्रीलंका के सिन्लियों ने वहाँ पर अपना प्रभुत्व जमाया, अपना वर्चस्व जमाया, अपने अधिकार क्षेत्र जमाए, और उसके लिए उन्होंने निम्नलिखित प्रावधान किए। जैसे कि उन्होंने क्या करा, 1956 में सिन्ली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। जो सिन्ली लोग थे ना, उन्होंने अपनी भाषा को वहाँ पर राजभाषा घोषित कर दिया, और विश्वविद्यालय सरकारी नौकरियों में सिन्लियों को प्राथमिकता दी गई। इनको तवज्जो दिया गया, किसको, सिन्ली लोगों के लिए, तमिलों को पीछे छोड़ दिया। नए संविधान के द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण तथा बढ़ावा दिया गया। बौद्ध धर्म के जो थे ना, जो उसको मतलब अपनाते थे सिन्ली लोग, उसी को ही तवज्जो दिया गया, और कई अन्य निर्णय द्वारा श्रीलंकाई तमिलों को अनदेखा किया गया और उनसे भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया। अब जो श्रीलंकाई तमिल थे उनको भाई हाशिए पे धकेल दिया, उनके साथ भेदभाव किया, उनको ऐसे ही छोड़ दिया, अपने लिए सारे प्रावधान कर लिए, अपनी भाषा को राजभाषा बना लिया, अपने लिए नौकरियों और विश्वविद्यालय में सबसे आगे रखा, और संविधान में बौद्ध धर्म को अपनाते थे, उसको संरक्षण भी दिया, मतलब उसको बचाया, संविधान में उसके लिए प्रावधान करें। तो इस तरीके से इन्होंने ये प्रावधान सिन्लियों ने करे। अब इससे क्या हुआ, जो श्रीलंका के तमिल थे वो भैया गए गुस्से में आ गए। अब उन्होंने क्या करा, तमिल और सिन्ली समुदाय के मध्य संबंध खराब होने से अब श्रीलंकाई तमिलों ने अपने अलग राजनीतिक दल बनाए। अब तमिल लोग थे, उनके सिन्ली जो लोग थे उनसे क्या हुए, संबंध खराब हुए। अब तमिलों ने क्या करा, अपने लिए अलग राजनीतिक दल बना लिए कि भाई हम अलग पार्टी बनाएंगे और अपने लिए अलग हम प्रतिनिधित्व की बात करेंगे। तो तमिलों को राजभाषा बनाने, अब इस दल ने क्या करा, कुछ मांगे रखी। तमिल थे ना, उन्होंने अपने राजनीतिक दल बनाए, और उन राजनीतिक दलों ने कुछ मांगे रखी। तो इन्होंने पहली मांग रखी कि तमिलों को राजभाषा बनाना, ठीक है, तमिल जो उनकी भाषा है ना उसको राजभाषा बनाया जाए। क्षेत्रीय स्वायत्ता प्राप्त करने के लिए इन्होंने मांग उठाई। शिक्षा व रोजगार के अवसर में समानता की मांग की, और इसको लेकर इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा संघर्ष किया। एक लिट्टे नाम से इन्होंने एक संगठन बनाया था, लिट्टे, तो इसका था लिबरेशन इलम टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, तो इस तरीके से था। तो ये इन्होंने बनाया, तो ये क्या था, इनका एक संगठन था लिट्टे,
और जिसने क्या करा, इन्हें राजनीतिक तौर पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, इनके लिए अलग देश की मांग और स्वायत्ता की मांग की। 1980 के दशक तक क्या था, उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम की मांग को लेकर राजनीतिक संगठन का निर्माण हुआ। अब क्या हुआ कि भाई जो तमिल इलम की मांग को लेकर राजनीतिक संगठन बनाया गया 1980 में, जैसे मैंने बताया अभी लिट्टे, तो उसने इनके लिए क्या करा, तमिलों के लिए स्वायत्ता की मांग की। और दोनों समुदाय में गृह युद्ध भी चला, काफ़ी लोग मारे गए। फिर भी अभी भी ये समस्या क्या है, बहुत ज़्यादा व्यापक वहाँ पर बनी हुई है। अभी भी वहाँ के जो सिंहली लोग हैं वो क्या करते हैं, अभी भी वहाँ के जो तमिल लोग हैं उनको बाहर करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि श्रीलंका जो है हमारा है और तमिलों का यहाँ पर ये गलत तरीके से आकर बस गए हैं, तो इनको वापस भारत जाना चाहिए। तो इस तरीके से आरोप लगाए जाते रहे हैं। अब हम थोड़ा बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखना है, ये आपको लिखना है, किसमें क्वेश्चन आएगा तो लिखना है कि वहाँ पर जो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का वर्णन कीजिए, तो क्या करोगे, तो वहाँ पर बहुसंख्यक का दबदबा बताना है कि सिंहली लोग वहाँ पर किस तरीके से 1948 का, जब 1948 में जब श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बनता है, तो उसके बाद से जो वहाँ के बहुसंख्यक सिंहली थे उन्होंने किस लिए अपने लिए प्रभुत्व वहाँ पर जमाने की कोशिश की, अपने लिए किस तरीके से उन्होंने सत्ता में एक अलग से अपने लिए अलग अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया, अपना प्रभुत्व किस प्रकार उन्होंने स्थापित किया, ये आपको बताना पड़ेगा। और दूसरा, इसके परिणाम भी बताने पड़ेंगे कि फिर इससे क्या हुआ। अब इससे क्या हुआ कि वहाँ पर संघर्ष हुआ, गृह युद्ध चला, और तमिल जो थे उन्होंने क्या करा, अपने लिए राजनीतिक संगठन वगैरह बनाए, राजनीतिक दल बनाए, जिन्होंने उसके लिए क्षेत्रीय स्वायत्ता की मांग की तमिलों के लिए, है ना, उनकी तमिल को राजभाषा बनाने की मांग की। तो ये सारा आपको लिखना होगा इसमें। अब आते हैं बेल्जियम। तो बेल्जियम के नेताओं ने अपनी क्षेत्रीय, अभी मैंने बताया कि बेल्जियम में भी क्या था, सेम सीन यही था कि बेल्जियम में वहाँ पर ये नहीं था कि सिंहली अधिक नहीं थे वहाँ पे, बट वहाँ पे ये था कि फ्रेंच भी थे, डच भी थे, बट जर्मन तो 1% थे। बट उनका जो विस्तार था वो अलग अलग क्षेत्र में अलग था। जैसे कि अब ब्रुसेल्स में देखें, जो वहाँ की राजधानी थी बेल्जियम की, तो ब्रुसेल्स में क्या था कि भाई फ्रेंच जो थे वो 80% थे, और ऐसे ही हम देखें तो 60 मतलब 59% जो डच थे वो क्या थे, वो अलग क्षेत्र में थे, मतलब जो उत्तर वाला है ना उस क्षेत्र में थे, और 40% जो फ्रेंच थे वो नीचे वाले भाग में थे। तो अभी मैंने मैप में भी बताया था, तो वहाँ पर डच की थोड़ी ज़्यादा संख्या थी, बट फ्रेंच क्या थे, फिर भी वहाँ पर शक्तिशाली थे। तो इस प्रकार वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने किस तरीके से इस अनेक प्रकार की जो भाषीय जातियाँ थीं, जो वहाँ पर ये विभिन्नता थी, किस तरीके से उन्होंने सत्ता में साझेदारी दी, शासन में सबको समान भागीदारी किस प्रकार दी, तो ये देखते हैं। तो क्या हुआ, बेल्जियम के नेताओं ने साझेदारी से काम लिया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतर्वास संस्कृति विविधता को स्वीकार करते हुए 1980 और 93 के मध्य संविधान में 4 संशोधन किए, ताकि रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बेगानापन महसूस ना हो। इस कल्पनाशील व्यवस्था की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। बेल्जियम की सरकार ने बहुत अच्छे से ना वहाँ पर कानून बनाए। जो संविधान था ना, संविधान में 4 संशोधन किए, और 1970 से 93 के बीच, और उन संशोधन के माध्यम से उन्होंने हर एक समुदाय को समान प्रतिनिधि दिया। किसमें, सत्ता में, जो शासन था ना, जो सरकार थी, और जो सरकार में जो सत्ता का इस्तेमाल करते थे, उसमें हर एक समुदाय को जो वहाँ पर रहता था उसको समान प्रतिनिधित्व दिया, समान भागीदारी दी, ताकि किसी भी समुदाय को बेगानापन महसूस ना हो, उसको अलगाव महसूस ना हो, उसको ऐसा ना लगे कि सरकार हमारे बारे में कुछ सोच ही नहीं रही। अगर ऐसा महसूस होने लगा उनको, तो वो विरोध करने लग जाएंगे, अलग क्षेत्र की मांग करेंगे, जैसे तमिल कर रहे हैं अलग क्षेत्र की मांग श्रीलंका में। तो बेल्जियम था, उसने बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया। अब देखो ये 4 प्रावधान थे क्या, तो देखो ये प्रावधान किया गया। पहला प्रावधान किया गया कि वहाँ की जो केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। पहला तो ये कि वहाँ की जो केंद्र सरकार होगी, वहाँ पर क्या होगी, राज्य सरकार में जो मंत्री होंगे उनकी समान संख्या होगी। डच और फ्रेंच दोनों भाषा वाले क्षेत्रों की, 2 जातियाँ हैं ना, एक डच बोलते हैं एक फ्रेंच बोलते हैं, तो दोनों के समान मंत्री होंगे किसमें, केंद्र सरकार में। और कुछ विशेष कानूनों में दोनों भाषीय समूह के सांसदों को बहुमत को अवश्य कर दिया गया। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग को एक तरफा निर्णय नहीं कर सकते। अब ये भी प्रावधान किया गया कि भाई जिस प्रकार संसद में कानून बनाया जाता है ना हमारे यहाँ पर, तो जब वो कानून बनेगा तो दोनों भाषा के समूह क्या करेंगे, संसद में बहुमत अवश्य प्राप्त करेंगे। दोनों का मिलजुल कर क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए, दोनों सहमत होने चाहिए, तभी क्या होगा, वहाँ पर कोई कानून बनेगा, बल्कि एक तरफा कानून नहीं बनेगा। कोई एक भाषा वाला, एक संस्कृति वाला
कोई एक भाषा और एक संस्कृति वाला एक तरफा कानून नहीं बना सकता। दूसरा, केंद्रीय सरकार की अनेक शक्तियां राज्य सरकार को दी गई। अब जो केंद्र सरकार थी उसकी शक्तियां क्या करें, राज्य सरकार को दे दी। जैसे हम हमारे यहाँ पर देखते हैं ना कि मोदी जी केंद्र में है और राज्य में जैसे यूपी हो गया, जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली में केजरीवाल। तो इस तरीके वहाँ पे क्या करा, जो शक्तियाँ थी वो केंद्र के हाथ में ना देकर सारी राज्य के हाथ में दे दी गई। और ब्रुसेल्स में क्या करा गया, अलग सरकार का प्रावधान रखा गया जिसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधि है। अब मैंने बताया था कि ब्रुसेल्स में क्या था कि फ्रेंच ज़्यादा थे, तो इसी वजह से वहाँ पर डच और फ्रेंच दोनों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया कि आप लोग समान तौर पर दोनों लोग मिलजुल कर वहाँ पर क्या करोगे, सरकार चलाओगे, है ना। ये कहा गया। एक सामुदायिक सरकार बनाने का प्रावधान किया गया और वहाँ पर एक सामुदायिक सरकार, सामुदायिक 3 स्तर की सरकारें बनाएंगी वहाँ पे। पहला केंद्र सरकार, दूसरा ब्रुसेल्स में जो अलग सरकार का प्रावधान किया था, तीसरा एक सामुदायिक सरकार का गठन किया गया था। इसमें ये था कि इसका चुनाव क्या होगा, हर भाषा जैसे डच, फ्रेंच, जर्मन भाषा वाले समुदाय के लोग करेंगे और वो जहाँ भी रहते हों वो करते हैं। वह उसमें क्या कर सकते हैं, सामुदायिक जो सरकार है ना उसमें वोट करेंगे और इस सरकार को सांस्कृतिक, शिक्षा, भाषा जैसे विषय पर निर्णय लेने का अधिकार होगा। कोई भी एक इस सामुदायिक सरकार में कोई एक भाषा या डच या फ्रेंच, जर्मन कोई भी समुदाय वहाँ पर सरकार बना सकता है और वो संस्कृति और शिक्षा से लेकर कोई भी निर्णय ले सकता है, ये अधिकार भी दिया गया। इस प्रकार बेल्जियम में न केवल गिरावट की आशंका का अंत हुआ बल्कि इसकी सफलता को देखते हुए अनेक यूरोपीय देशों ने यूरोपीय संघ बनाने का निर्णय लिया। अब इससे क्या हुआ कि इन्होंने इस प्रकार वहाँ की सत्ता को साझेदारी की कि सभी समूहों को, सभी जो अलग अलग भाषा वाले बोलने वाले लोग थे उनको बहुत अच्छी तरीके से क्या करा, बेल्जियम में सत्ता जो थी, शासन जो था उसमें भागीदारी दी कि आप सभी को क्या होगा, समान प्रतिनिधि मिलेगा, सबको समान सत्ता दी जाएगी, सरकार में सबका समान हिस्सा होगा। हिस्सा मतलब सबको समान पार्टिसिपेट दिया जाएगा। तो इस प्रकार बेल्जियम ने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर सत्ता की साझेदारी को सफल बनाया और इस वजह से ये जो आने वाली जो समस्याएं थी, गृह युद्ध वगैरह, लड़ाई मारकाट, जैसे श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए, तो उससे क्या हुआ, बेल्जियम बच गया। और बेल्जियम के देखा दुनी एक यूरोपीय संघ, आपका यूरोप में एक यूरोपीय संघ का गठन किया गया था, तो वो भी इसको देखा दुनी बनाया गया था क्योंकि भाई इसने बहुत अच्छी तरीके से अपने यहाँ पर संविधान बनाकर और इतनी अच्छी तरीके से सभी समुदाय की क्या करी, नेतृत्व किया, नुमाइंदगी की। तो इससे क्या होकर, प्रभावित होकर यूरोपीय संघ का गठन किया गया और एक सामुदायिक सरकार बनाने का प्रावधान किया गया। चलो ये तो मैं बता चुका हूँ। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद। ये था आपका, और अगली वीडियो आने वाली है इसी चैप्टर की। इसके बाद मैं डालूँगा नेक्स्ट वीडियो। और तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।